जय श्री राम सज्जनों, आप सभी का स्वागत है श्रुति मार्ग पर। सज्जनों, सोशल मीडिया के माध्यम से आर्य समाज के द्वारा वर्षों से यह प्रचारित किया जाता है कि काशी शास्त्रार्थ में स्वामी दयानंद सरस्वती जी की विजय हुई थी और काशी के सभी विद्वान परास्त हुए थे। क्या यह सत्य है? वास्तविक इतिहास क्या है? क्या वास्तव में काशी शास्त्रार्थ में स्वामी दयानंद सरस्वती की विजय हुई थी, अथवा यह केवल आर्य समाज के द्वारा प्रचारित एक प्रोपेगेंडा मात्र है, एक झूठ मात्र है? जिस प्रकार से अन्य विषयों पर आर्य समाज झूठ का प्रचार करता है, क्या वास्तव में यह भी उसी प्रकार का सफेद झूठ है? सत्य क्या है? मित्रों, इस विषय पर आर्य समाज के द्वारा तो बहुत प्रचार किया गया, परंतु सनातन पक्ष की ओर से, सनातनियों की ओर से इस विषय पर अधिक कहा नहीं गया, अधिक प्रचार नहीं हुआ। तो क्या केवल प्रचार ही सत्य होता है? यह भी विचारणीय है। और इसीलिए मित्रों, आज से हम इस विषय पर एक श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं और इस श्रृंखला में हम निष्पक्षता विचार करेंगे। वास्तव में इस प्रकार की सामग्री आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। उस सामग्री के आधार पर आप निर्णय ले पाएंगे कि वास्तव में उस शास्त्रार्थ में विजय किसकी हुई और पराजय किसकी। मित्रों, प्रारंभ में हमें इस शास्त्रार्थ की ऐतिहासिकता पर विचार न करके अंत में इस पर विचार करेंगे। और जब इस श्रृंखला का अंतिम भाग जब आएगा, उसमें हम इस शास्त्रार्थ की ऐतिहासिकता और प्रमाणिक स्रोतों पर चर्चा करेंगे। और जो हम वक्तव्य इस श्रृंखला में रखेंगे, उस श्रृंखला में आई हुई विषय वस्तु किस प्रकार से प्रमाणिक है, इस विषय में हम अंत में, अंतिम भाग में इस विषय को रखेंगे। आज हम इस शास्त्रार्थ की पृष्ठभूमि पर विचार करेंगे। तो आइए आगे बढ़ने से पूर्व मंगलाचरण कर लेते हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। विघ्नेशं नौमि शुभ्रं सकल विविधं शंकरं लोकवन्द्यं। श्रीशं नारायणं नौमि करुणहृदयं भास्करं लोकनेत्रम्। नत्वा माया स्वरूपां जगत् प्रकृतिरूपात्मका भासते या स्मार्तं धर्मानुकूलम् श्रुतिविहित्वचा संप्रवक्ष्यामि तत्त्वम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं
सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। तो मित्रों, एक बार पुनः सभी मित्रों, सभी सज्जनों को जय श्री राम। मित्रों, आज ये जो श्रृंखला हम प्रारंभ कर रहे हैं अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह सामग्री, यह जो विषय वस्तु हम रख रहे हैं, यह विषय वस्तु भी उतनी ही प्राचीन है जितना यह काशी शास्त्रार्थ, और यह विषय हम अंत में रखेंगे इसकी प्रामाणिकता का। आज हम प्रारंभ करते हैं कि क्या वास्तव में काशी के विद्वान बिना विचार के स्वामी दयानंद के विरोध में खड़े हो गए थे। प्रश्न यह भी है कि क्या शास्त्रार्थ किसी षड्यंत्र का परिणाम था अथवा स्वयं स्वामी दयानंद ने काशी नरेश की सभा में पहुंचकर सार्वजनिक शास्त्रार्थ की चुनौती दी थी। तो जनों, इन्हीं सब विषयों पर आज हमको विमर्श करना है, विचार करना है। और हमने जैसा कहा कि इसकी प्रामाणिकता के प्रमाण हम अंतिम भाग में रखेंगे, परंतु ये जो रखा जा रहा है यह प्रारंभ में ही समझ लीजिए कि यही वास्तविक इतिहास है। मित्रों, एक बार बिना किसी सूचना के स्वामी दयानंद सरस्वती काशी नरेश महाराज ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह जी की सभा में उपस्थित हुए और सभा में पहुंचते ही उन्होंने अपने आगमन का उद्देश्य स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि वे यथार्थ धर्म की स्थापना तथा पाखंड का लोप करना चाहते हैं और प्रतिमा पूजन को शास्त्र सम्मत नहीं मानते, और वे इसी विषय पर सार्वजनिक रूप से शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं। यह बात स्वामी दयानंद सरस्वती ने उस समय काशी नरेश महाराज ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह जी की सभा में कही। मित्रों, यह घोषणा सामान्य नहीं थी। यह घोषणा संपूर्ण काशी के पारंपरिक विद्वानों के समक्ष एक सार्वजनिक चुनौती स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा प्रस्तुत की गई। मित्रों, महाराज ईश्वरी प्रसाद ने इस स्वामी दयानंद के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उन्होंने तत्काल कहा कि यदि शास्त्रार्थ करना है तो वह विधि पूर्वक होगा, और उन्होंने स्वामी दयानंद का सम्मान किया, उन्हें अतिथि के रूप में स्थान दिया और फिर शास्त्रार्थ की व्यवस्था पर विचार प्रारंभ किया। मित्रों, यहीं से काशी शास्त्रार्थ का औपचारिक इतिहास प्रारंभ होता है। यहां पर विचारणीय यह है मित्रों, यही पहली शास्त्रीय मर्यादा, शास्त्रीय बात सामने आती है कि प्राचीन भारत में शास्त्रार्थ कभी भी भीड़ के शोर से नहीं होता था। उसकी एक निश्चित मर्यादा थी जिसमें वादी, प्रतिवादी, सभापति, मध्यस्थ तथा निर्णय की स्पष्ट प्रक्रिया, यही शास्त्रार्थ का विधान था।
और यही होना भी चाहिए। और इसी कारण से महाराज ईश्वरी प्रसाद ने तत्काल व्यवस्था की ओर बढ़ना शास्त्र की परंपरा के अनुकूल माना और इस पर उन्होंने व्यवस्था प्रारंभ की। उस सभा में हरिहर प्रसाद जी ने स्वामी दयानंद से कहा कि आप एक मध्यस्थ निश्चित कर लीजिए जिसे दोनों पक्ष स्वीकार करें। मित्रों, यह प्रस्ताव अत्यंत स्वाभाविक था, किंतु दयानंद सरस्वती ने इस पर उत्तर दिया कि मैं किसी मध्यस्थ को नहीं मानता, क्योंकि सब लोग अवैधिक कार्य करने वाले हैं। अब आप विचार करो मित्रों, थोड़ा न्याय शास्त्र के अनुसार विचार करो, क्योंकि न्याय शास्त्र का अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि वाद, जल्प और वितंडा तीनों में सभा की निष्पक्षता आवश्यक मानी गई है। और यदि वादी पहले ही कह दे कि मैं किसी को निष्पक्ष नहीं मानता, तो फिर प्रश्न उठता है कि शास्त्रार्थ का निर्णय किस प्रकार होगा। सज्जनों, न्याय परंपरा में सभासद और मध्यस्थ का उद्देश्य किसी पक्ष का समर्थन अथवा विरोध करना नहीं होता, बल्कि प्रमाण और तर्क की निष्पक्ष परीक्षा करना होता है। और इसलिए प्रश्न केवल व्यवहार का नहीं था, बल्कि शास्त्रार्थ की पद्धति का था। परंतु विचार करिए यहां पर कि स्वामी दयानंद सरस्वती किस प्रकार का शास्त्रार्थ करना चाहते थे। जिस शास्त्रार्थ में कोई मध्यस्थ ना हो, कोई निर्णायक ना हो। और इससे यह समझ में आता है कि कहीं ना कहीं स्वामी दयानंद के हृदय में, स्वामी दयानंद के मन में यह योजना पहले से थी, जो कि वर्तमान के आर्य समाजी भी इस योजना के अनुसार चलते हैं। शास्त्रार्थ में परास्त हो जाए, इसके बाद भी निर्णायक ना होने के कारण से वे प्रचार कर सके, झूठा प्रचार कर सकें कि नहीं हमारी विजय हुई। मित्रों, आगे आज के परिषद ने इस विषय पर विचार विमर्श किया और निश्चय हुआ कि जिस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती स्वयं चाहते हैं, उसी प्रकार से शास्त्रार्थ की व्यवस्था कर दी जाए। क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था ना की गई तो यह संभावना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती यह प्रचारित करने लगे कि काशी के विद्वानों ने उनके शास्त्रार्थ की चुनौती को स्वीकार नहीं किया। परंतु एक विचार उस सभा में और हुआ कि इस शास्त्रार्थ से पहले यह समझा जाए कि स्वामी दयानंद के शास्त्र ज्ञान की परीक्षा कर ली जानी चाहिए। और यह कार्यभार सौंपा गया काशी के प्रसिद्ध तार्किक पंडित श्री ताराचरण जी को। मित्रों, वे सामान्य पंडित नहीं थे। काशी में न्याय और तर्क के क्षेत्र में उनका अत्यंत ऊंचा स्थान माना जाता था उस समय। और
पंडित ताराचरण जी ने स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रारंभिक वार्ता की और इस वार्ता में उन्होंने स्वामी दयानंद जी के शास्त्र ज्ञान का अनुमान लगाया। और उनके अनुसार पंडित ताराचरण जी के अनुसार उन्होंने सभा में कहा कि यह स्वामी दर्शन शास्त्र और तर्क का लेस मात्र भी नहीं जानता। मुझे तो लगता है कि यह केवल प्रसिद्धि के लिए शास्त्रार्थ करना चाहता है। यह पंडित ताराचरण जी के जो विचार थे वो उन्होंने सभा में प्रस्तुत किए और यह उल्लेख करना इसलिए आवश्यक था कि आगे की घटनाओं का यह आधार बनेगा। मित्रों, यहां एक सावधानी रखनी चाहिए और निष्पक्षता से मैं कहूं कि इतिहास लेखन में किसी के लेखन का कथन, किसी लेखक का कथन अंतिम प्रमाण नहीं होता और इसलिए इस कथन को भी इसी रूप में ग्रहण करना चाहिए। और मेरा मानना है कि इसके समर्थन अथवा खंडन के लिए अन्य समकालीन स्रोतों का परीक्षण बहुत आवश्यक होता है। यही इतिहास की शास्त्रीय पद्धति है और हमने कहा भी कि हम इस श्रृंखला के अंतिम भाग में इस विषय वस्तु के तात्कालिक स्रोतों पर चर्चा करेंगे, इस विषय वस्तु की प्रमाणिकता पर भी चर्चा करेंगे। परंतु यह निश्चित है कि इस विषय वस्तु को श्रवण करने से विजय किसकी हुई होगी अथवा किसकी हुई, यह निष्कर्ष सुनने वाले श्रोता स्वयं कर सकेंगे। मित्रों, जैसा कि हमने कहा कि पंडित ताराचरण के साथ प्रारंभिक वार्ता के बाद काशी में अनेक प्रकार की चर्चाएं होने लगी थी, अनेक प्रकार की चर्चाएं फैल गई थी। कुछ विद्वानों का मत था कि यदि प्रारंभिक वार्ता में शास्त्रीय दुर्बलता दिखाई दे रही है तो सार्वजनिक शास्त्रार्थ की आवश्यकता नहीं है। किंतु दूसरी ओर अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति इस बात पर बल दे रहे थे कि सार्वजनिक चुनौती का निर्णय बंद कक्ष में नहीं होना चाहिए बल्कि खुली सभा में होना चाहिए। और इसी विचार को बाबू हरिहर प्रसाद जी ने भी सभा में व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यदि स्वामी दयानंद ने सार्वजनिक रूप से सनातन धर्म की मान्यताओं को चुनौती दी है तो उसका उत्तर भी सार्वजनिक रूप से दिया जाना चाहिए और सत्य का निर्णय जनता जनार्दन के समक्ष शास्त्र और तर्क से होना चाहिए, यही उचित होगा। और महाराज ईश्वरी प्रसाद की सभा ने, काशी नरेश की सभा ने इस मत को स्वीकार कर लिया और सार्वजनिक शास्त्रार्थ का निश्चय हुआ। मित्रों, यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत समझना आवश्यक है
मित्रों, भारतीय शास्त्रार्थ परंपरा में वाद का उद्देश्य प्रतिपक्ष का अपमान नहीं होता, बल्कि सदा से ही तत्व निर्णय शास्त्रार्थ का उद्देश्य होता है, वाद का उद्देश्य होता है। मित्रों, न्याय शास्त्र में वाद की परिभाषा इस प्रकार से कही गई है कि प्रमाण तर्क साधनोपलब्ध सिद्धांत विरुद्धा पंचावयोपपन्नो वादा। इसका अर्थ है कि प्रमाण, तर्क और शास्त्रीय पद्धति के द्वारा सत्य का निर्णय किया जाना चाहिए अथवा किया जाता है, वही वाद है। और इसलिए यदि कोई सार्वजनिक रूप से किसी सिद्धांत का खंडन करता है तो सार्वजनिक रूप से ही उसके पक्ष और प्रतिपक्ष की परीक्षा होनी चाहिए। यही न्याय सम्मत है। और इसी दृष्टि से काशी नरेश महाराज ईश्वरी प्रसाद जी ने सार्वजनिक शास्त्रार्थ की घोषणा कर दी। यह शास्त्रानुकूल ही था। अब प्रश्न उठता था कि शास्त्रार्थ कहां हो। तो इसके लिए अंत में दुर्गा कुंड स्थित आनंद बाग का चयन किया गया और वह स्थान इसलिए चुना गया कि वहां विशाल संख्या में विद्वान और सामान्य नागरिक एकत्र हो सकते थे, क्योंकि यह कोई गुप्त चर्चा नहीं थी, बल्कि संपूर्ण काशी के समक्ष होने वाला शास्त्रार्थ था। और सभा की तिथि भी निश्चित कर दी गई और समाचार शीघ्र संपूर्ण काशी में फैल गया। मित्रों, जैसे जैसे तिथि निकट आती गई वैसे वैसे लोगों की उत्सुकता भी इस शास्त्रार्थ के लिए बढ़ती जा रही थी। संस्कृत पाठशालाओं के विद्यार्थी न्याय, मीमांसा, व्याकरण, वेदांत तथा अन्य शास्त्रों के विद्वान सभी इस शास्त्रार्थ की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि विषय केवल प्रतिमा पूजन नहीं था, विषय था सनातन धर्म की प्रमाण व्यवस्था। मित्रों, इस शास्त्रार्थ में काशी के अनेक प्रसिद्ध पंडितों को आमंत्रण दिया गया। विभिन्न शास्त्रों के विशेषज्ञ यहां उपस्थित हुए और यह भी उल्लेख मिलता है कि बड़ी संख्या में सामान्य नागरिक भी इस शास्त्रार्थ को देखने के लिए उत्सुक होकर के प्रतीक्षा कर रहे थे। तात्पर्य यह कि यह केवल विद्वानों की गोष्ठी नहीं थी, बल्कि उस समय की एक ऐतिहासिक सार्वजनिक घटना बन गई थी। आज भी मित्रों एक ऐतिहासिक भूल दोहराई जाती है और बार बार दोहराई जाती है कि कई लोग मानते हैं कि यह शास्त्रार्थ केवल मूर्ति पूजा पर भी था, परंतु यह सत्य नहीं है। क्योंकि काशी के न्यायाचार्य, मीमांसक, व्याकरण और वेदांती केवल एक व्यवहारिक प्रश्न पर एकत्र नहीं हो सकते थे। यदि इतने
विविध शास्त्रों के आचार्य उपस्थित हुए, तो इसका अर्थ है कि विवाद का केंद्र प्रमाण, वेदार्थ, व्याख्या पद्धति और शास्त्रीय अधिकार था। और प्रतिमा पूजन तो उस व्यापक विवाद का केवल एक पक्ष था। इस शास्त्रार्थ सभा के प्रारंभ होने से पूर्व ही काशी नरेश ने स्पष्ट कर दिया था कि यहां किसी का पक्ष लेकर निर्णय नहीं किया जाएगा, बल्कि जिसका पक्ष, जिसकी बात शास्त्र, प्रमाण और तर्क से सिद्ध होगी, वही ग्राह्य मानी जाएगी। और यह उद्घोषणा अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे स्पष्ट होता है मित्रों कि सभा का उद्देश्य किसी व्यक्ति के सम्मान या अपमान से नहीं जुड़ा था, बल्कि शास्त्रीय परीक्षण था। और यही भारतीय शास्त्रार्थ की आत्मा है। शास्त्रार्थ में व्यक्ति की परीक्षा नहीं होती, व्यक्ति की प्रतिज्ञा की परीक्षा होती है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा की परीक्षा नहीं होती, व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों की परीक्षा होती है। लोक मत नहीं, शास्त्र का निर्णय देखा जाता है। और यदि यही सिद्धांत भुला दिया जाए तो शास्त्रार्थ केवल वाक युद्ध बन जाता है। इसलिए यहां यह स्पष्ट है कि काशी नरेश बड़े विद्वान राजा थे। वे शास्त्र और शास्त्रार्थ की परंपरा को विधिवत समझते थे, उनकी सभा विधिवत समझती थी। मित्रों, आज के इस भाग में हम यहां ही समाप्त करते हैं। आगे क्रमशः अगले भाग में हम सभा में प्रवेश करेंगे। दोनों पक्ष आमने सामने होंगे, काशी के विद्वान उपस्थित होंगे, महाराज ईश्वरी प्रसाद अपने आसन पर विराजमान होंगे और स्वामी दयानंद सरस्वती उपस्थित होंगे। अगले भाग में पहली बार प्रश्न उठेंगे और पहला प्रश्न अगले भाग में उठेगा जो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा उठाया जाएगा। प्रतिमा पूजन वेदेषु कुत्र लिखितम। और इसी प्रश्न से काशी का शास्त्रार्थ प्रारंभ होगा। तो अगले भाग में हम यह सब लेकर के आएंगे। अगले भाग की प्रतीक्षा करिए। आज के वक्तव्य में इतना ही। सभी को जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम।